हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों के बारे में बताएंगे। हम देखते हैं फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यंत निकृष्ट कोटि के और अयोग्य थे, फिर भी इन पर कुछ फैक्ट ऐसे बन ही जाते हैं जिन पर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनके बारे में बताना आवश्यक है। हम देखते हैं फिरोज तुगलक के बाद, उसकी मृत्यु के बाद मात्र 26 वर्षों में ही तुगलक वंश का पतन हो जाता है। उन 26 वंशों में 6 उत्तराधिकारी होते हैं, जिनमें 5 उसके पौत्र होते हैं, 1 पुत्र होता है। ये 6 उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठते हैं और निरंतर हम देखते हैं कि तुगलक वंश के पतन के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का क्षरण होता चला जाता है। अंततः दिल्ली सल्तनत की यह हालत होती है कि दिल्ली के सुल्तान का राज्य दिल्ली से पालम तक रह गया था। पालम आप समझते हैं, आज पालम दिल्ली में हवाई अड्डा है और दिल्ली से पालम तक एयरपोर्ट जो है वहां तक इसका दिल्ली के सुल्तान का राज्य रह जाता है। और तैमूर लंका इसी के समय में आक्रमण होता है। अंतिम कुठाराघात एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तुगलक वंश पर होता है और तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। इन सारी बातों को हम आज आप बताएंगे। तो हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक अपने अंतिम समय में क्या करता है। अंतिम समय से पहले मैंने बताया था कि बंगाल विजय के लिए जब ये फिरोज जाता है, बंगाल के दूसरे अभियान के लिए जाता है, उसी समय जौनपुर नगर की स्थापना करता है। पहले मैंने बताया था आपको, जौनपुर नगर की स्थापना के साथ साथ एक काम और भी करता है। अपने ज्येष्ठ पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। लेकिन होता क्या है, जब ये उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, सिक्कों पर उसका नाम भी अंकित करवाता है, लेकिन 1374 में फतेह खां की मृत्यु हो जाती है। और जब फतेह खां की मृत्यु हो जाती है तो ये अपने सेकंड पुत्र को, दूसरे पुत्र को, जफर खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। लेकिन जब जफर खां को उत्तराधिकारी घोषित करता है तो कुछ समय बाद जफर खां की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसी कंडीशन में फिरोज तुगलक के द्वारा अपने तीसरे पुत्र मोहम्मद को उत्तराधिकारी चुना जाता है। ध्यान रखिए, उत्तराधिकारी चुना जाता है, घोषित नहीं किया जाता, क्योंकि शायद है कि घोषित करने में उसे कोई भय व्याप्त हो गया हो कि दो उत्तराधिकारियों की घोषित करने से मृत्यु हो चुकी थी। ऐसी कंडीशन में तीसरे पुत्र मोहम्मद को उत्तराधिकारी तो चुनता है, लेकिन उत्तराधिकारी घोषित नहीं करता है। यद्यपि उसे संपूर्ण अधिकार काफी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इसी समय हम देखते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसका जो खाने जहां मकबूल, इसका बहुत विश्वसनीय वजीर था फिरोज तुगलक का, जो तेलंगाना का ब्राह्मण था। हम देखते हैं जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे को, जूना खां को, ये खाने जहां की उपाधि देकर अपना वजीर बनाता है। खाने जहां द्वितीय बोला जाता है उसे। जब मोहम्मद को ये उत्तराधिकारी घोषित करता है तो खाने जहां द्वितीय, जो सुल्तान फिरोज तुगलक का अत्यधिक विश्वसनीय था, विश्वास पात्र था, वो क्या करता है, सुल्तान फिरोज तुगलक को मोहम्मद के विरुद्ध भड़काता है, एक षड्यंत्र का आयोजन करता है। लेकिन मोहम्मद के द्वारा क्या किया जाता है, मोहम्मद के द्वारा सुल्तान फिरोज तुगलक को इस सारे षड्यंत्र की और उसकी गतिविधियों की जानकारी दे दी जाती है। ऐसी कंडीशन में फिरोज तुगलक क्या होता है, ये खाने जहां से रुष्ट हो जाता है। और खाने जहां से जब रुष्ट हो जाता है तो स्वाभाविक है खाने जहां से वजीर का पद भी ले लिया जाता है, खाने जहां की उपाधि भी ले ली जाती है। तो फिरोज तुगलक फिर इस खाने जहां की उपाधि और वजीर अपने बेटे मोहम्मद को बना देता है और मोहम्मद शाह को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। समस्त शाही प्रतीक भी दे दिए जाते हैं। खुतबा में सुल्तान के साथ में उसके नाम को भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन होता क्या है, ये बहुत भोग और विलास में पूरी तरह से लीन हो जाता है, लिप्त हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो उसके काफी विश्वास पात्र और निष्ठावान दास होते हैं फिरोज तुगलक के, वो विद्रोह कर देते हैं मोहम्मद के विरुद्ध। और उस विद्रोह के अंतर्गत क्या होता है, जब ये मोहम्मद उन्हें पराजित ही करने वाला था, उसी समय जो उसके दास होते हैं फिरोज तुगलक के, वो युद्ध के मैदान में फिरोज तुगलक को भी खड़ा कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में मोहम्मद के पाले से भी लोग टूटकर उधर चले जाते हैं। अंततः मोहम्मद की पराजय होती है। मोहम्मद पलायन कर जाता है, कांगड़ा की पहाड़ियों में, सिरमौर की पहाड़ियों में पलायन कर जाता है। और इस तरह से इस विद्रोह की भी अंत हो जाता है और इस उत्तराधिकारी की भी फिलहाल समाप्ति हो जाती है। हम देखते हैं होता क्या है, फिर फिरोज के द्वारा अपने पौत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड के नाम से जो गद्दी पर बैठा है, ये कौन था? ये फिरोज तुगलक के ज्येष्ठ पुत्र फतेह खां का पुत्र था।
अर्थात फिरोज तुगलक का पौत्र था। इसी समय उसकी मृत्यु या फिरोज की हो जाती है सितंबर में, 21 सितंबर डेट दी जाती है। हालांकि इस डेट का कोई महत्व नहीं है ऐतिहासिक दृष्टि से। तो फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन हम देखते हैं लगातार षड्यंत्र चलते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में ये बमुश्किल 1 साल राज्य कर पाता है, 1.25 साल कह सकते हैं, और उसके बाद फिर इसका अंत होता है और अबू बकर दिल्ली का शासक बन जाता है। अबू बकर दिल्ली में तुगलक वंश का सुल्तान बनकर बैठता है। और इसी समय हम देखते हैं कि नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिसे जो तीसरा पुत्र था गयासुद्दीन तुगलक फिरोज तुगलक का, वो लगातार दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयास, निरंतर प्रयास करता रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अबू बकर के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है और इस तरह से नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, सुल्तान बन जाता है। हम देखते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का जो कार्यकाल रहता है, इसमें तमाम तरह के विद्रोह निरंतर होते रहते हैं। दिल्ली की जो सीमाएं हैं सल्तनत की लगातार सिमटती रहती हैं और इनकी सारी जद्दोजहद अपने शासन को बनाए रखने की होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन सिकंदर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ये अलाउद्दीन सिकंदर शाह कौन था? ये मोहम्मद का बेटा था, पुत्र था, जिसका नाम हुमायूं था। ये अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और कुछ समय का ही इसका शासन बताया जाता है, केवल 6 सप्ताह का शासन रहता है, बहुत थोड़े समय तक शासक बनता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका भाई, हुमायूं का छोटा भाई, माने अलाउद्दीन सिकंदर शाह का छोटा भाई नासिरुद्दीन महमूद शाह के नाम पर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसे तुगलक वंश का अंतिम शासक भी बताया जाता है। इसके समय में कुछ बातें महत्वपूर्ण रहती हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, इसे तुगलक वंश का अंतिम शासक बताया जाता है। और दूसरा क्या होता है, ये समस्त दिल्ली के सही मायने में दिल्ली सल्तनत से समस्त राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। हम देखते हैं जौनपुर राज्य भी स्वतंत्र हो जाता है मलिक सरवर के नेतृत्व में। ये मलिक सरवर कौन था? ये मलिक सरवर सही माने में हिजड़ा था, जिसे मलिक उस सर्ग की उपाधि इसी के द्वारा प्रदान की गई थी। ये पूछ लिया जाता है कि मलिक उस सर्ग की उपाधि किसने प्रदान की? तो इसी नासिरुद्दीन महमूद शाह ने मलिक सरवर को प्रदान की थी। जौनपुर का क्षेत्र सौंपा था। बाद में ये जौनपुर में अपनी स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना कर लेता है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है। तो जौनपुर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके समय में होती है? नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में होती है। और इसके समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है, इंपॉर्टेंट कहें या हृदय विदारक कहें, भारत के इतिहास में बहुत ही एक काला अध्याय कहें, तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होता है। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में होता है। हम देखते हैं जब दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, उस समय स्वाभाविक है कि ये तैमूर जो तुर्क आक्रमणकारी था, जिस बहुत महत्वाकांक्षी और योग्य सेना नायक था, जिसने एक तुर्कों के विशाल साम्राज्य का ट्रांसऑक्सियाना से लेकर हम देखते हैं ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इस संपूर्ण क्षेत्र पर इसने अपना अधिकार किया, एक विस्तृत साम्राज्य खड़ा किया। और यह भारत पर आक्रमण करने के लिए लालायित होता है। इसके आक्रमण के तमाम कारण थे, क्या क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, इसके आक्रमण की भीषणता कितनी थी, क्या विकरालता थी, भारत को किस तरीके से प्रभावित किया, इन सारी चीजों को हम एक सेपरेट वीडियो में तैमूर लंग के आक्रमण के बारे में आपको बताएंगे कि तैमूर लंग ने किस तरह से भारत के इतिहास को प्रभावित किया, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था को कितनी अधिक चोट पहुंचाई, और सही मायने में तुगलक वंश के पतन पर यह अंतिम कुठाराघात हुआ।
तो ये सारी बातें लेकिन तैमूर लंग के आक्रमण के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो में आप बताई जाएंगी। अभी केवल इतना ही बताया जाएगा कि तैमूर लंग का आक्रमण इस समय में हुआ। यह भारत पर भीषणतम आक्रमण माना जाता है, जिसमें तमाम शहरों को उजाड़ दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, तमाम लोगों को दास बनाकर ले जाया गया। दिल्ली में निरंतर 15 दिन तक कत्लेआम होता रहा। ये सारी चीजें होती हैं। भारत के तमाम नगर उजाड़ दिए गए। इन सब के बारे में बाद में बताया जाएगा। होता क्या है, जब ये तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण होता है, उसी समय मल्लू इकबाल जो इसका वजीर था सुल्तान का, और ये सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, ये दोनों ये पराजित होते हैं और पराजित होने के बाद दिल्ली से पलायन कर जाते हैं। इसके अलावा एक पैरेलल शासक जो नुसरत शाह था, तुगलक वंश का ही, ये भी पलायन कर जाता है। हम देखते हैं कि ये दोनों ने समानांतर शासन चलाया है दिल्ली में। एक ने दिल्ली से चलाया है, एक ने वहीं दिल्ली में ही फिरोजाबाद से चलाया है, जो फिरोज तुगलक की राजधानी थी। तो इस तरह से ये दोनों शासक दिल्ली में एक साथ रहते हैं और इनमें लगातार अपने वर्चस्व को लेकर एक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, अनिर्णायक स्थिति बनी रहती है। 3 वर्षों तक लगातार संघर्ष चलता रहता है इन लोगों में, लेकिन ये सही मायने में काफी आत्मघाती सिद्ध होती है तुगलक वंश के लिए। और ऐसी स्थिति में तैमूर का आक्रमण तो स्वाभाविक था, जब निरंतर षड्यंत्र चल रहे हों, तमाम राज्य दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो चुके हों, पश्चिमोत्तर भारत में खिज्र खां जैसे लोग स्वतंत्रता का व्यवहार कर रहे हों, लोधी अफगान अलग स्वतंत्र हो चुके हों, यहाँ तक कि दोआब को भी राज्य में रखना संभव न रह गया हो, ग्वालियर एक अलग राज्य हो चुका हो, बंगाल स्वतंत्र हो चुका था, जौनपुर स्वतंत्र हो चुका था। ऐसी कंडीशन में जब दिल्ली में भी इसका पूर्ण अधिकार न रह गया हो, मल्लू इकबाल के द्वारा सत्ता चलाई जा रही हो, ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन में तैमूर के आक्रमण का सामना कौन कर पाता। तो हम देखते हैं कि तैमूर का आक्रमण होता है। इसके बाद दिल्ली से ये सुल्तान पलायन कर जाता है, मल्लू इकबाल भी पलायन कर जाता है। बाद में जो वजीर मल्लू इकबाल होता है, इसकी सहायता से ये पुनः दिल्ली में आ जाता है और दिल्ली पर अपना शासन का फिर से अधिकार कर लेता है। तो इसके बारे में एक जो बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है वो ये है कि सुल्तान का राज्य, व्यंग्यात्मक रूप से कहा जाता था कि सुल्तान का राज्य, जहां पना का राज्य दिल्ली से पालम तक है। माने दिल्ली और दिल्ली से पालम उस समय केवल 8-10 मील की दूरी पर थी। आज तो दिल्ली में ही है और पालम एयरपोर्ट दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो सुल्तान का राज्य केवल दिल्ली से पालम तक रह गया था। जो बड़े प्रांतीय राज्य थे वो बड़े खड़े हो गए थे और दिल्ली सल्तनत नाम मात्र के लिए रह गया था, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। इस समय इसके अलावा क्या होता है कि नासिरुद्दीन महमूद शाह ने एक काम और किया है, वकील ए दर की स्थापना की है। वकील ए दर, और पहला वकील ए दर मल्लू इकबाल को बनाया गया था, पहला वकील ए दर। हम देखते हैं कि मल्लू इकबाल सुल्तान के भय से फिर दिल्ली से कन्नौज पलायन कर जाता है। कन्नौज में अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करता है, कुछ समय स्थापित भी कर लेता है। और जो मल्लू इकबाल था ये भी इस तरह के खेल में व्यस्त रहता है, कभी नुसरत शाह का साथ देता है, कभी नासिरुद्दीन महमूद शाह का देता है। इसी कंडीशन में हम देखते हैं खिज्र खां के द्वारा मल्लू इकबाल की 1405 में पराजित करके हत्या कर दी जाती है और इस खेल को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद शाह के द्वारा क्या होता है, अफगान सरदार जो लोधी था उसे अपना एक तरीके से दौलत खां लोधी को दिल्ली सौंप दिया जाता है। जब इसकी मृत्यु होती है नासिरुद्दीन महमूद शाह की, तो जो लोधी था दौलत खां वो स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित करता है। लेकिन होता क्या है, जो दीपालपुर का सूबेदार था या इक्तेदार कहेंगे, ये क्या नाम इसका, खिज्र खां। तो खिज्र खां क्या करता है, ये आता है और दौलत खां लोधी को दिल्ली में पराजित करता है और दिल्ली को में पराजित करने के बाद दिल्ली में अपनी सुल्तान की गद्दी पर अधिकार करता है। इस तरह से तुगलक वंश की समाप्ति होती है और नवीन सैयद वंश की स्थापना होती है। इस प्रकार से ये तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। तुगलक वंश के जो शासक हैं इनमें
कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नासिरुद्दीन महमूद शाह होता है, जिसके बारे में कुछ प्रश्न बनते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक है। इसका जो समस्त राज्य इस समय दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र हो जाते हैं। जौनपुर स्वतंत्र हो जाता है। तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर इसी के समय में होता है और सुल्तान का राज्य जो था वो दिल्ली से पालम तक था। इसका वजीर जो होता है मल्लू इकबाल होता है। वकील ए दर पद की स्थापना इसी के समय में की जाती है। और दिल्ली में दो पैरेलल शासकों ने, समानांतर सुल्तानों ने समानांतर सरकार चलाई है। तो नुसरत शाह भी इसके समय में सुल्तान होता है। दिल्ली में कुछ समय माने एक साथ दो सुल्तानों के द्वारा सत्ता को चलाया जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको तैमूर लंग के आक्रमण, तैमूर लंग का जब भारत पर आक्रमण होता है उससे पहले उसकी क्या पोजीशन थी, ट्रांसओक्सियाना में किस तरह से वो सफल हुआ, उसके बाद जब भारत पर उसने आक्रमण किया है तो भारत के आक्रमण में सर्वाधिक हेल्प, मदद खिज्र खां के द्वारा की गई है। खिज्र खां के द्वारा मदद की जाती है। किस तरह से हम देखते हैं सिंधु नदी को पार करते हुए और उच्च मुल्तान सब पर अधिकार करते हुए किस तरह से भटनेर के शहर को ध्वस्त करता है। उसके बाद भारत में तमाम छोटे छोटे नगरों को ध्वस्त किया गया, भारत में कत्लेआम किया गया, दिल्ली को निरंतर लूटा गया 15 दिन तक और दिल्ली में कत्लेआम किया गया। ये सारी चीजों के बारे में तैमूर लंग के आक्रमण के अंतर्गत बताया जाएगा। उसके बाद तुगलक वंश के पतन के कारण, आखिर तुगलक वंश का पतन क्यों हुआ, उसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक कितना उत्तरदायी था, फिरोज तुगलक कितना उत्तरदायी था और उसके उत्तराधिकारी कितने उत्तरदायी थे, तैमूर लंग के आक्रमण का उसमें कितना अंश था। ये सारी चीजें आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे कि मोहम्मद तुगलक का तुगलक वंश के पतन में क्या उत्तरदायित्व है, फिरोज तुगलक का क्या उत्तरदायित्व है, उसके उत्तराधिकारियों का क्या उत्तरदायित्व है, तैमूर लंग के आक्रमण ने फिरोज तुगलक के वंश को पतन के लिए कहां तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, इन सारी बातों को बताया जाएगा। आप मेरे इस चैनल मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके और कमेंट बॉक्स में अपने निरंतर कमेंट्स डालते रहें जिससे आपके कमेंट्स के हिसाब से भी कुछ काम किया जा सके। धन्यवाद।